ठीक है। तो इन जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सिस्टम टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा, और सिस्टम टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन से डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, हीट कंज्यूम हो रही है, तो उसको कंज्यूम करने के लिए सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ओके, तो अब आप लोग यहाँ लिख सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम shifts in equilibrium shifts in forward direction, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, यानी कि सोल्यूबिलिटी क्या होगी आपकी? इंक्रीज हो जाएगी, सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो डिसोल्यूशन को फेवर कर रहा है। अब यदि आपका जो डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है, सॉल्यूशन बनने वाला जो प्रोसेस है, सेकंड सिचुएशन ले सकते हैं हम लोग, इफ डेल्टा एच सॉल्यूशन इज इक्वल टू निगेटिव, यानी कि आपका जो डिसोल्यूशन है वो क्या है? डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, डिसोल्यूशन में हीट बाहर निकल रही है ना? तो अब जैसे ही हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? बताना जरा। शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन फेवर होगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा, है ना? डिसोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि डिसोल्यूशन तो आपका ऑलरेडी एक्सोथर्मिक है, डिसोल्यूशन में भी हीट प्रोड्यूस हो रही है, और आप उसको और हीट देंगे तो उसका जो रिवर्स प्रोसेस है जिसमें हीट कंज्यूम होगी, है ना? आप ये देख लो, यहाँ पर देख लो, ये जो दोनों रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। यदि डिसोल्यूशन आपका एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब क्रिस्टलाइजेशन आपका एंडोथर्मिक है, और डिसोल्यूशन आपका क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक है, तो क्रिस्टलाइजेशन एक्सोथर्मिक है। ये दोनों रिवर्स प्रोसेसेस हैं। तो सेकंड सिचुएशन हम लोग ले रहे हैं जिसमें आपका डिसोल्यूशन है वो क्या है? एक्सोथर्मिक, यानी कि डिसोल्यूशन में हीट निकल रही है। तो यदि हम लोग सिस्टम में पहले से हीट निकल रही है, ठीक है, और हम उसको और टेम्परेचर सप्लाई करेंगे, तो सिस्टम क्या होगा? सिस्टम डिसोल्यूशन को फेवर नहीं करेगा, सिस्टम क्रिस्टलाइजेशन को फेवर करेगा, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, कोई भी चेंज करते हैं तो सिस्टम हमेशा उस डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में उस चेंज के इफेक्ट को अंडू किया जा सके। ये मैं बार बार जोर देकर के आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये वाली चीज जो है ली चैटलियर प्रिंसिपल, इसका जो एप्लीकेशन है वो हर चैप्टर में हमारे पास 2 या 3 जगह आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका ध्यान रखना। ओके, तो अब यहाँ पर हमने क्या किया? टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो डिसोल्यूशन तो पहले ही हीट प्रोसीड कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब क्या होगा? अब आपका जो डिसोल्यूशन का जो अपोजिट प्रोसेस है वो कौन सा है? क्रिस्टलाइजेशन, है ना? वो फेवर होगा और क्रिस्टलाइजेशन होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब है कि आपका क्रिस्टलाइजेशन होगा, यानी कि आपका सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट मेनली किस पे डिपेंड किया कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी, और आपका एक्सोथर्मिक है तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। ये बहुत सिंपल सी बात है, ये टेम्परेचर का इफेक्ट है सोल्यूबिलिटी पे। अब एक जनरल वे ले सकते हैं कि जनरली जो आपके जो सोल्ट्स होते हैं, है ना, जनरली जो डिसोल्यूशन ऑफ सोल्ट्स है वो एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, जनरली डिसोल्यूशन ऑफ सोल्ट्स, आपके जो मैक्सिमम सोल्ट्स है ना, आपका पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ये जो जितने भी सोल्ट्स हैं, ठीक है, सोडियम एसीटेट, ये जो सोल्ट्स हैं, इन सब सोल्ट्स का जो डिसोल्यूशन है वो क्या है? एंडोथर्मिक है। डिसोल्यूशन ऑफ सोल्ट इज एंडोथर्मिक। ये लो, इसका मतलब सोल्ट्स के केस में क्या होगा? हमेशा ही आप जैसे हीटिंग करेंगे ना, तो बताओ क्या होगा? सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी एंडोथर्मिक के केस में? एंडोथर्मिक के केस में सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? बताओ। यस, सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्ट्स इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगी। इसलिए जनरली मैक्सिमम सोल्ट्स के केस में क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, फिर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो आप उसमें सोल्यूट और डिसोल्व कर पाएंगे। ठीक है, यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेंगे तो वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड ही रहेगा। तो कोई भी सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, उसमें टेम्परेचर वेरिएशन करके हम उसे अनसैचुरेटेड बना सकते हैं।
ठीक है, उसमें और सोल्यूट ऐड करने की पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये थे कुछ किसका इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट। अब प्रेशर का इफेक्ट भी देख लेते हैं, आप लोग हेडिंग लगाओ इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और इसको थोड़ा सा जल्दी मूव कराते हैं, है ना। अब बताओ भैया, हम सॉल्यूशन किसका बना रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, सॉलिड को लिक्विड में डिसोल्व कर रहे हैं तो प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, बताना जरा। बताओ भाई, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट पड़ेगा क्या, प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है सॉलिड पे। सॉलिड पे और हाँ, सॉलिड और लिक्विड्स पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए क्या होता है, आपका जो प्रेशर का इफेक्ट है वो क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है। ये देखो, अब आप इसको पढ़ सकते हो आराम से, प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स। क्यों, इट इज बिकॉज सॉलिड्स और लिक्विड्स क्या होते हैं, हाईली इनकम्प्रेसिबल एंड प्रैक्टिकली रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। प्रेशर का चेंज करते हैं तो सॉलिड और लिक्विड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इसलिए प्रेशर के चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता उन सॉलिड्स और लिक्विड्स पर। इसलिए सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं ना, तो प्रेशर का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब हम लोग दूसरे सॉल्यूशन की बात करते हैं, वो हमारा है, आप लोग हेडिंग लगाओ सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। ये लो भाई, लिक्विड्स में अब गैसेस का सॉल्यूशन बनाएंगे। अभी तो हम बना रहे थे किसका, सॉलिड्स का, NaCl डिसोल्व कर रहे थे, अब हम लोग ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये डिसोल्व करेंगे। तो ये तो आप लोग बहुत सिंपल सी बात जानते हो कि लिक्विड्स में गैसेस भी डिसोल्व होती हैं। उसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका डिसोल्व्ड ऑक्सीजन, है ना। पूरी एक्वेटिक लाइफ उसी पे चल रही है। ठीक है, जो भी एक्वेटिक लाइफ है ना, वो सारी डिसोल्व्ड ऑक्सीजन के बेसिस पे उस पे डिपेंडेंट है ना। तो जो गैसेस का सॉल्यूशन है लिक्विड्स में, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग उसकी बात करेंगे, अब गैसेस को डिसोल्व करेंगे सॉलिड में। तो सबसे पहले इसकी सोलिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि सोलिबिलिटी का जनरल परसेप्शन क्या है, तो वो आप लोग लिख लो। इसके दो मेन फैक्टर होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलिबिलिटी। गैसेस की सोलिबिलिटी को कौन कौन अफेक्ट करता है, वो आप लोग लिख सकते हो। एक तो आपका टेम्परेचर और एक प्रेशर। गैसेस के केस में ये दो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग कौन सा, प्रेशर ले लेते हैं हम लोग। आप लोग लिखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर हेडिंग में, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन, अच्छा सोलिबिलिटी वो तो ऊपर हेडिंग लगा हुआ ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ले लेते हैं हम लोग। यस, बताओ भाई, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपने गैस को डिसोल्व किया सॉल्यूशन में, लिक्विड में, फिर आपने उसकी सरफेस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो क्या होना चाहिए, बताना जरा, क्या होना चाहिए, कुछ आइडिया है आपको। हम्म, बताओ भाई, क्या हो सकता है। आपने गैस डिसोल्व किया, या चलो मान लेते हैं वाटर में नॉर्मली ऑक्सीजन डिसोल्व रहती है, ठीक है ना। अब आप लोग क्या करेंगे, उसका जो ऑक्सीजन का प्रेशर वाटर की सरफेस पे इंक्रीज कर देंगे, तो क्या होगा, इसका आइडिया है क्या किसी को। सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगी, क्यों भाई, क्यों इंक्रीज होगी। हमारे पास ये डायग्राम है, एंड होप यू आर एबल टू सी इट क्लियरली एक्सप्लेनिंग द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ओके, तो यहाँ देख लो भाई, बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ लिख सकते हो बड़े ही आराम से कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है, सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। ठीक है, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी, प्रेशर इंक्रीज कर देंगे। तो क्यों होगी, वो ये डायग्राम बता रहा है। डायग्राम में दो कंटेनर हैं, देखो आपके, ठीक है। पहला वाला जो नंबर 1 कंटेनर है, उसमें आपने क्या किया हुआ है, ये एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन गैस इन लिक्विड है, और जो जिस गैस का सॉल्यूशन है वो ऊपर यहाँ इस सॉल्यूशन की सरफेस पे ये जो स्पेस है ना, इसमें वही गैस यहाँ पर फिल्ड है।
ठीक है, वो गैस फील्ड है या यहाँ पर वो मिक्सचर फील्ड है, उस ऐसा गैसेस मिक्सचर है जिसमें वो गैस है। इसके ऊपर हमने W1 वेट रखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, ठीक है, यानी कि जितने गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्यूशन में एंटर हो रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन से ये जो गैसियस फेज है उसमें वापस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये नंबर 1 सिचुएशन है। अब हमने क्या किया, इस इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को डिस्टर्ब कर दिया। कैसे डिस्टर्ब कर दिया, प्रेशर इंक्रीज करके। कैसे हमने प्रेशर इंक्रीज किया, ये देखो, W1 के साथ अब हमने W2 वेट भी रख दिया, आपको दिख रहा होगा W2 वेट भी हमने यहाँ रख दिया है, ठीक है। तो W2 वेट रखने से वहां क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज हो गया, और प्रेशर इंक्रीज करने से क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज करने से देखो, अब मैं बताता हूं आपको क्या हुआ। ये देखो, प्रेशर इंक्रीज करने से आपको यहाँ दिख रहा है, अब जो मॉलिक्यूल, जितने गैस के मॉलिक्यूल्स इस लार्जर स्पेस में थे, अब उतने ही गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ ये इस स्मॉलर स्पेस में आ गए, ठीक है। उससे क्या हुआ, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस। ये लो भाई, पर यूनिट वॉल्यूम गैस के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो इंक्रीज हो गए ना, क्योंकि वॉल्यूम अब कम हो गया, ठीक है, प्रेशर ज्यादा हो गया तो वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो अब उतने ही मॉलिक्यूल कम वॉल्यूम में सर्वाइव कर रहे हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इंक्रीज हो गया। और वो यहाँ इनकी डेंसिटी से भी आपको नजर आ रहा होगा, ये जो स्पेस है इनकी डेंसिटी से भी नजर आ रहा होगा कि किसमें नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है। उससे क्या हुआ, नंबर ऑफ gaseous molecule striking to the surface of solution increases। ये लो भाई, इससे क्या हुआ, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इंक्रीज हो गया, तो सॉल्यूशन की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, वो उनका नंबर बढ़ गया। सॉल्यूशन की सरफेस पे जो टकरा रहे हैं उन गैसियस मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ गया, तो उससे क्या हुआ, सॉल्यूशन फेज में जो नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स एंटर कर रहे हैं सॉल्यूशन फेज में, उनका भी नंबर बढ़ गया। हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स entering into solution increases। ये लो, तब क्या हुआ, solubility increases। ये लो, ये 4 मैंने यहाँ पर एक एनालॉजी बनाई है, वो आप समझ सकते हैं कि जैसे ही हमने प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम कम हो गया, तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इंक्रीज हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, वो नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या हुआ, जितने गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्यूशन की सरफेस पे कोलाइड कर रहे हैं सॉल्यूशन फेज में एंटर करने के लिए, उनका नंबर बढ़ गया, है ना, नंबर ऑफ स्ट्राइक्स बढ़ गया, ठीक है। जैसे ही वो नंबर बढ़ गया, तो नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल जो सॉल्यूशन फेज में एंटर कर रहे हैं उनका नंबर बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है सोल्यूबिलिटी बढ़ गई, गैस ज्यादा डिसोल्व होगी ज्यादा प्रेशर पे। तो कंक्लूजन क्या हुआ, सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। ये हो गया। अब एक साइंटिस्ट है ना, उनका नाम है हेनरी। क्या नाम है, बताना जरा। सर हेनरी। हेनरी ने क्या किया, सबसे पहले ये जो गैस है, आप देखो ये जो गैस है इसकी सोल्यूबिलिटी, गैस की क्या, सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस, और किसमें रिलेशन एस्टैब्लिश किया, सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस एंड प्रेशर ऑफ गैस। ये लो भाई, प्रेशर ऑफ गैस, उसमें क्वांटिटेटिव रिलेशन एस्टैब्लिश किया, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस एंड प्रेशर ऑफ ए गैस। इसमें रिलेशन बताया उन्होंने कि प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, इंक्रीज करने से कैसे सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और इनमें क्वांटिटेटिव रिलेशन क्या है, ठीक है, वो एक्सप्लेन किया किसने, हेनरी ने। उसको हम लोग बोलते हैं हेनरीज लॉ, ठीक है। और हेनरीज लॉ में जो सोल्यूबिलिटी ऑफ जो गैस है वो मोल फ्रैक्शन की टर्म में एक्सप्रेस की है। इन्होंने सोल्यूबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किसको यूज लिया है, मोल फ्रैक्शन लिया है। कैसे, इन्होंने कहा है कि भाई ज्यादा मोल फ्रैक्शन यदि गैस का है लिक्विड में, मोल फ्रैक्शन, ये देखो, ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है आपके, सोल्यूट जो आपकी गैस है और सोलवेंट जो आपका लिक्विड है, ठीक है। तो इसमें सोल्यूबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हेनरी ने किसको यूज लिया, मोलेरिटी को, इनको यूज नहीं लिया उसने,
उसने मोल फ्रैक्शन को यूज लिया। उसने कहा कि मोल फ्रैक्शन, गैस का जो मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन में इंक्रीज होता जाएगा, उसको हम मान लेंगे कि सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और वो भी सही बात है एकदम, कि सोल्युबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब है कि सॉल्यूशन में गैस का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होना, उसका नंबर ऑफ मोल इन गैस, वो इन सॉल्यूशन वो इंक्रीज होना, गैस का सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होना, वही तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होना है, उसका अमाउंट बढ़ रहा है ना सॉल्यूशन में। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन को इंक्रीज किया किन्होंने, हेनरी ने। ठीक है, और उन्होंने अपना एक वो दिया, क्या दिया, लो दिया। ठीक है, और वो लो क्या है, उसका स्टेटमेंट लिख लो भाई फटाफट। ये हमारे हेनरीज लो का स्टेटमेंट है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये लो भाई, ये टेम्परेचर इन्होंने पहले ही कांस्टेंट कर दिया। इन्होंने कहा टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, जो सारी कहानी है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, लिखते जाओ आप लोग, द सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस in liquid of a gas in liquid is directly proportional to, सर पार्शियल प्रेशर था। हाँ कोई बात नहीं, वो अब हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे ना, तब आ जाएगा, है ना। तो at constant temperature the solubility of a gas is directly proportional to partial pressure of the gas over the सॉल्यूशन। देखो भाई बहुत सिंपल सा मीनिंग है, सॉल्यूशन आपने ये लिया, ये सॉल्यूशन है, ठीक है, गैस इन लिक्विड है, यहाँ पर एक तो गैस है प्लस में आपका लिक्विड है, ठीक है, सॉल्वेंट है, कोई भी लिक्विड सॉल्वेंट। इसके ऊपर ये जो गैस है, इसका पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा, यहाँ पर इस सॉल्यूशन में उस गैस का मोल फ्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, उसकी सोल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। बात समझ में आई। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन की सरफेस पे गैस का जो पार्शियल प्रेशर है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये मैंने इसको रिवर्स बोल दिया। एक्चुअल में जो सोल्युबिलिटी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। बात समझ में आई। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसका स्टेटमेंट था। इस स्टेटमेंट को हम लोग दूसरा भी बोल सकते हैं, और वो स्टेटमेंट क्या है, बहुत सिंपल सा है। इन्होंने सोल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किसको यूज किया, मोलेरिटी या मोल फ्रैक्शन, बताना जरा। मोल फ्रैक्शन। तो इन्होंने मोल फ्रैक्शन। हाँ सीधा सा इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि पार्शियल प्रेशर of the gas is directly proportional to mole fraction of the gas। ये लो, गैस इन सॉल्यूशन, ये लो, ठीक है ना। और पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस directly proportional to the mole fraction of the gas in solution, it means P directly proportional to X, मोल फ्रैक्शन को X से डिनोट करते हैं, ये आपका हेनरीज लॉ है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेते हैं, एंड दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज नोन एज KH। तो व्हाट इज दिस KH? दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, आल्सो नोन एज हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट है ना, प्रोपोर्शनलिटी ये KH। ठीक है, और अब हम जो आगे कल पढ़ेंगे ना, वो इस KH की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि इस KH की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, अब एक चीज तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, KH की वैल्यू और X के बारे में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो कल इसकी प्रॉपर्टी में ही हम लोग ले लेंगे, है ना, एडिशनल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है।